हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राह्मी एकेडमी। हम कर रहे हैं संपूर्ण मध्य प्रदेश का रिवीजन, जिसमें आपके यूनिट्स इंक्लूड होते हैं 2, 4, 5, 6, 8, 10। ये आपके 6 यूनिट हैं जो कि मध्य प्रदेश से संबंधित हैं, जहां से आपको मतलब मध्य प्रदेश से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे एमपीपीएससी प्रीलिम्स में। तो इसलिए हम सबसे ज्यादा रिवीजन कर रहे हैं आपके मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश आपको जितना ही आसान लगेगा याद करने में, पढ़ने में, उतना ही वो ज्यादा से ज्यादा दिमाग से मतलब निकल भी जाता है। तो उतना ही आसान है भूलने में, तो इसलिए उसका ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करना पड़ता है, क्योंकि आपको बहुत डिटेल में पढ़ना होता है, बहुत सारे फैक्ट याद करने होते हैं, तो रिवीजन जरूर हो जाता है। और आपको भी पता है जो नई यूनिट ऐड हुई हैं, जैसे कि यूनिट आपकी 10 जनजातियां, काफी डिटेल में आपको पढ़ना है, तो वहां का रिवीजन बहुत बार बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि उसमें आप बहुत अलग नाम पढ़ते हैं जो कि आप मतलब पहले आपने पढ़े नहीं होते, सुने नहीं होते, इसलिए रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हम कंटिन्यूअसली रिवीजन कर रहे हैं। मैं हर चीज आपको ट्रिक के माध्यम से याद भी करा रही हूँ, तो लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा। साथ ही साथ जितने भी क्वेश्चन है, जितने भी यूनिट हैं, तो इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन मैंने रखे हैं। मैंने ऐसा कोई फालतू का क्वेश्चन नहीं रखा है जिसकी आने की संभावना एमपीपीएससी प्रीलिम्स में नहीं होती है। तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप आंसर करिएगा और खुद देखिएगा कि आपकी तैयारी कैसी है। सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन है, सत्य कथन बताइए, टेल द ट्रू स्टेटमेंट। आपको पता है कि आपको ऐसे क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं स्टेटमेंट वाले, तो मैंने ऐसे क्वेश्चन भी रखे हैं और हर बार मैं ऐसे क्वेश्चन ही रखती हूँ, जिससे आपको थोड़ा सा एक लेवल पता चले क्वेश्चंस का, ये नहीं बस एक एक फैक्ट रहे। ठीक है, तो जस्टिस आरसी लाहोटी का जन्म गुना जिले में हुआ था। जस्टिस आरसी लाहोटी वॉज बॉर्न इन गुना डिस्ट्रिक्ट। फिर ये भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। ही वॉज सर्व्ड एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसमें से बताना है आपका सत्य कथन। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन जो है आपका करंट से रिलेटेड है। ठीक है, करंट से रिलेटेड है। करंट में अभी हाल ही में इनका निधन हुआ है, तो इसीलिए करंट से रिलेटेड आपका ये क्वेश्चन है। अब इसमें पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश के 2 टाइप के ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। मध्य प्रदेश के ऐसे चीफ जस्टिस, मध्य प्रदेश के ऐसे चीफ जस्टिस आपके हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो कि सीजेआई रहे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं। और एक क्वेश्चन बन सकता है मध्य प्रदेश के ऐसे जस्टिस जो मध्य प्रदेश के रहे हो, जन्म उनका मध्य प्रदेश में रहा हो और वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हो। जरूरी नहीं है कि वो मध्य प्रदेश में चीफ जस्टिस रहे हो या ना रहे हो, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हो, मतलब मध्य प्रदेश में हुआ हो उनका जन्म और फिर वो क्या बने हो, सीजेआई बने हो, है ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश बने हो भारत के। तो जो आपके ये लाहोटी जी थे, ये आपके मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस नहीं बने थे, लेकिन ये आपके इंडिया के चीफ जस्टिस बनते हैं, ये याद रखिएगा। तो आपके मतलब ये जो आपके आरसी लाहोटी जी हो गए, इसके अलावा एक आपको नाम मिलेगा जेएस वर्मा। वर्मा जी जो थे वो अपने यहाँ भी थे, मतलब मध्य प्रदेश में भी चीफ जस्टिस रहते हैं, तो वर्मा जी का ऐसा नाम जो मध्य प्रदेश में भी रहते हैं चीफ जस्टिस, साथ ही साथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बनते हैं। फिर बात करें ऐसे आपके मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनते हैं, मुख्य न्यायाधीश बनते हैं इंडिया में, मोहम्मद हिदायतुल्ला, आपको नाम याद ही है। उसके अलावा शरद अरविंद बोबड़े जी हैं, वो भी मध्य प्रदेश में भी बनते हैं और फिर आपके किस में बनते हैं, इंडिया में भी। तो आपको कुल मिला के कितने नाम याद रखने हैं, एक तो नाम याद रखना है आपको आरसी लाहोटी जी का, लाहोटी। ठीक है, लाहोटी, लंगोटी, आप जो चाहे याद कर लें। तो ये आरसी लाहोटी जी कहाँ के हैं, गुना के हैं। ठीक है, तो लंगोटी जी हमारे गुना के हैं। उसके अलावा ये क्या है, आपके चीफ जस्टिस हैं, ये याद रखिएगा, सारे के सारे हम चीफ जस्टिस देख रहे हैं। फिर एक है वर्मा जी, जेएस वर्मा। वर्मा जी कहाँ के हैं, वर्मा जी जो है वो सतना के हैं, ये भी चीफ जस्टिस भी थे और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में भी थे। ठीक है, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। उसके अलावा मोहम्मद हिदायतुल्ला सबसे पहले, वो तो आपको पता रहता ही है, मोहम्मद हिदायतुल्ला जी, हिदायतुल्ला मध्य प्रदेश में चीफ जस्टिस थे। उसके अलावा फिर आपके सीजेआई भी बनते हैं, राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति भी बनते हैं, उपराष्ट्रपति भी बनते हैं। ठीक है, तो ये आपके हिदायतुल्ला जी हो गए। उसके अलावा आपके हो गए शरद अरविंद बोबड़े जी। ठीक है, तो अरविंद बोबड़े जी भी हो गए, जो कि मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस थे, फिर आपके इंडिया के चीफ जस्टिस बनते हैं। तो ये 4 नाम आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये भी पूछ सकता है कि इनमें से कौन आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं रहे हैं, ऐसे करके भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो नाम याद रखने हैं आपको सारे के सारे। सत्य कथन बताना है, तो ये हो गया 1 और 2 दोनों सही है।
ठीक है। एक हो गया आपका लाहोटी जी, एक वर्मा जी, मोहम्मद हिदायतुल्लाह आपको याद ही रहता है, एक हो गया आपके बोबडे जी, ठीक है, अरविंद बोबडे। इसमें से अभी लाहोटी जी गुना में इनका जन्म हुआ है, जेएस वर्मा जी का हुआ है सतना में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच पर अतिरिक्त महाधिवक्ता के रूप में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन है, मतलब यहाँ पे कौन है या फिर क्वेश्चन मार्क लगाई है। हु इज द फर्स्ट वुमेन टू बी अपॉइंटेड एज एडिशनल एडवोकेट जनरल ऑन द इंदौर बेंच ऑफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट। अब देखिए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में अभी महिला पहुंची ही नहीं है। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में जबलपुर मतलब जबलपुर की बात करें तो वहां तो अभी कोई पहुंची ही नहीं है हमारी महिला। यहां हम बात कर रहे हैं इंदौर बेंच की, वो भी कौन सी पोस्ट में, एडिशनल एडवोकेट जनरल। अभी एडवोकेट जनरल भी नहीं बनी है, इंदौर में एडवोकेट एडिशनल एडवोकेट जनरल बनी है, अतिरिक्त महाधिवक्ता के रूप में नियुक्त हुई है। कौन है ये, याद रखिएगा, ये है हमारी अर्चना खरे जी, ठीक है। खरे जी बहुत खरा खरा बोलती थी, बहुत खरा खरा बोलती थी, तब कहीं जाके इन्हें एडवोकेट जनरल बनाया गया, वो भी एडिशनल एडवोकेट जनरल बनाया गया, ठीक है, अतिरिक्त महाधिवक्ता। अभी ये पहली महिला है, वो भी याद रखिएगा, इंदौर बेंच में ही है, अभी सिर्फ पहली महिला बनी है। तो यहाँ पे अभी महिलाएं पीछे चल रही हैं, थोड़ा सा याद रखिए। अर्चना खरे जी जो है वो खरा खरा बोलती थी, इसलिए वो अतिरिक्त महाधिवक्ता बन पाई, कहाँ की, इंदौर बेंच की, है ना। अभी हम जबलपुर हाई कोर्ट की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। याद रखिएगा अर्चना खरे जी, ये मैंने खरे खरे से आपको रिलेट कर दिया कि काफी खरा खरा बोलते हैं, इसलिए वो क्या बन पाई, अतिरिक्त महाधिवक्ता, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एडिशनल एडवोकेट जनरल, ठीक है, मध्य प्रदेश का। नेक्स्ट फिर देखिए, ये भी आपके करंट का क्वेश्चन था। मध्य प्रदेश वर्तमान में मध्य प्रदेश के महालेखा नियंत्रक कौन है। हु इज द प्रेजेंट कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स ऑफ मध्य प्रदेश। यहाँ पे जैसे आपको पता है कैग आपका इंडिया लेवल मतलब सेंट्रल पे होता है, ऐसे ही हमारे राज्यों में कौन होता है, आपका कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, महालेखा नियंत्रक होता है। तो अब बताना है आपको कि प्रेजेंट में कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट कौन है। नर्मदा प्रसाद उपाध्याय, श्याम सुंदर दुबे, आदित्य तिवारी और आपका आशीष लोधी। याद रखिएगा ये है आपका श्याम सुंदर दुबे जी, ठीक है, दुबे जी हैं आपके। तो यहाँ पे अकाउंट जो है नियंत्रक, जनरल अकाउंट, अकाउंट कौन देख रहा है, महालेखा का नियंत्रक कौन कर रहा है, ये दुबे जी कर रहे हैं। आप चाहें तो दुबे जी से याद कर सकते हैं या तो सुंदर जी से याद कर सकते हैं कि दुबे जी हमारे बहुत सुंदर है और वो क्या कर रहे हैं इस टाइम पे, दुबे जी हमारे बहुत सुंदर है जो कि इस टाइम पे अकाउंट देखते हैं। तो अकाउंट वाले दुबे जी बहुत ही सुंदर है। तो ये हो गया आपका महालेखा नियंत्रक का आपका कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है। ये भी आपका करंट का क्वेश्चन है, बहुत ही सुंदर है हमारे दुबे जी, अकाउंट देख रहे हैं इस टाइम पे मध्य प्रदेश का। फिर मध्य प्रदेश के यहाँ पे है आपका किस पूर्व मुख्यमंत्री का निधन हाल ही में हुआ है। विच फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश पास्ड अवे रिसेंटली। मतलब अभी हम रिसेंटली मतलब 2023 की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन यह है कि इनमें से भी सबसे पास में आपने करंट में किसका नाम पढ़ा है। एक तो आपने पढ़ा है ओपी कोहली का, लेकिन आपको पता है कि ये मुख्यमंत्री नहीं थे। याद रखिएगा हम पूर्व मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। हाल ही में किसका हुआ था, तो ये हुआ था आपके मोतीलाल वोरा जी का। याद रखिएगा मोतीलाल वोरा जी का हुआ था। ये अर्जुन सिंह के बाद बनते हैं, अर्जुन सिंह के बाद बनते हैं सीएम, ठीक है, के बाद लगभग 1985 में, ठीक है। तो 1985 में बनते हैं अर्जुन सिंह के बाद कौन, आपके मोतीलाल वोरा जी, ठीक है। ओपी कोहली जी आपके कौन है, आपके ये राज्यपाल थे, उनका भी हाल ही में निधन हुआ। तो याद रखिएगा ये आपके कौन थे, राज्यपाल, ओपी कोहली जी राज्यपाल जिनका अभी निधन हुआ। याद रखिएगा इनके बारे में भी क्वेश्चन पूछ सकता है क्योंकि अभी करंट से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस जिले को हीरा उत्खनन के लिए चिन्हित किया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हैज बीन आइडेंटिफाइड फॉर डायमंड एक्सकेवेशन। यहाँ पे आपको पता है नई नई हमारे यहाँ साइट्स जो हैं वो खोजी जा रही हैं। जैसे आपको हीरा वाला जो इलाका था, आप अभी तक पढ़ रहे थे पन्ना, ठीक है, पन्ना सतना वाला इलाका, लेकिन अभी आपको एक नया नाम मिलेगा, नए जिले का नाम मिलेगा जहां पे हीरा उत्खनन के लिए चिन्हित किया है। कौन सा मिलेगा, वो मिलेगा आपको रीवा, ठीक है, रीवा मिलेगा। रीवा में भी जो आपका त्योथर वाला इलाका है, त्योथर जो वहां के होंगे वो जानते होंगे,
इस वाले इलाके में चिन्हित किया गया है हीरा उत्खनन के लिए। ठीक है, तो आपका हीरा जो है अब फैल रहा है, मतलब हीरा का जो एरिया है वो फैल रहा है, पन्ना सतना से फिर रीवा फैल रहा है। ठीक है, अब हमारे यहाँ हीरा मतलब बहुत सारा निकलने वाला है। तो ये हो गया आपका रीवा, याद रखिएगा त्योथर वाले इलाके में। इसके अलावा आपने और एक चीज करंट में पढ़ी होगी कि हमारे यहाँ सोना भी अभी मतलब उसके आइडेंटिफाई किया गया है कुछ क्षेत्रों में, स्पेशली कहाँ पे, सिंगरौली में। और गवर्नमेंट ने क्या कर दी है, इसका मतलब उत्खनन के लिए परमिशन वगैरह भी दे दी है। तो सिंगरौली में जैसे हो गया आपका गुरहार पहाड़ी, याद रखिएगा ये जो गुरहार पहाड़ी है, यहाँ पे आपको क्या करना है, सोना का उत्खनन करना है। तो मध्य प्रदेश में आप देख रहे हैं खनिज सीधे धीरे धीरे बढ़ रहा है। यहाँ पे अगर इलाका देखें तो आपका जो ये रीवा पन्ना वाला और बघेलखंड वाला इलाका था उसमें ऑलरेडी आपको क्या मिल रहा था, कोल वगैरह मिल रहा था। रीवा पन्ना में थोड़ा सा मतलब टच हो रहा था चूना पत्थर वगैरह का। लेकिन यहाँ पे अब बात करें कि हमारे पास अब क्या आ रहा है, हीरा भी आ रहा है, एक नया ऐड हो रहा है रीवा वाले इलाके में हीरा। उसके अलावा यहाँ पे आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और मतलब दोनों ही मेटल जो हैं आपके, मतलब हीरा जो है उसके अलावा सोना जो आपका मेटल है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सोना भी मिल रहा है इसी वाले इलाके में और हीरे के लिए भी हमने जगह अलॉट की है कि यहाँ रीवा वाले इलाके से क्या होगा, उत्खनन किया जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये लोकेशन के साथ याद रखिएगा हम किस लोकेशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन घुमा के भी पूछ सकता है कि हम किस लोकेशन में अभी हमने नए जो खनिज हैं उनकी खोज करी है या उनको मतलब एक्सकवेशन कर रहे हैं, उनका उत्खनन कर रहे हैं। तो फिर आपको बताना पड़ेगा ये जो आपका रीवा पन्ना वाला इलाका है, उसके अलावा ये जो आपका बघेलखंड वाला इलाका है। ठीक है, चलिए गुरहार पहाड़ी का नाम याद रखिएगा जो कि सिंगरौली में है। सोना के लिए हमने आइडेंटिफाई किया है वो प्लेस। फिर रौतिया और रौतले किस जनजाति की उपजाति है? रौतिया एंड रौतले आर सब ट्राइब ऑफ विच ट्राइब? रोते रोते मैंने याद कराया था कि कौन जो है वो रोता रहता है। ठीक है, तो रौतिया और रौतले, यहाँ पे हम रोते रोते की बात कर रहे हैं, भारिया कोल बैगा कोरकू। याद रखिएगा जो रोने का काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, आपका कोल जनजाति वाला। तो कोल जनजाति वाले बहुत रो रहे हैं क्योंकि इकोनॉमिक उनका मतलब आर्थिक जो है विकास कम हुआ है, तो इसलिए वो रो रहे हैं। तो रोते रोते से कौन से हैं, आपके कोल जनजाति वाले, याद रखिएगा कोल जनजाति वाले। ये मैंने आपको रिलेट करवाया था कोल का कोका कोला से। तो कोल जनजाति या फिर आपको कोका कोला पीने के लिए नहीं मिल रहा तो आप रोने लग जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे रोने लग जाते हैं क्योंकि कोका कोला नहीं मिल रहा। रौतिया रोतले किससे रिलेटेड हो गया, आपका कोल जनजाति से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, शहडोल का कौन सा गांव मिनी ब्राजील के नाम से प्रसिद्ध हो रहा है? विच विलेज ऑफ शहडोल इज बिकमिंग फेमस एज मिनी ब्राजील? अब आपको लगेगा कि ये मिनी ब्राजील शहडोल का गांव, कुछ रिलेशन समझ में नहीं आया। तो मिनी ब्राजील हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ के बहुत सारे जो बच्चे हैं वो फुटबॉल में निकल रहे हैं बहुत आगे। ठीक है, फुटबॉल में निकल रहे हैं यहाँ के बच्चे बहुत आगे, तो हम क्या बोल रहे हैं इसको, मिनी ब्राजील। ठीक है, क्योंकि ब्राजील के बहुत सारे लोग फेमस है फुटबॉलर। तो यहाँ पे विचारपुर गांव जो है ये रिलेटेड हो गया आपके शहडोल से। याद रखिएगा शहडोल वाला इलाका है, मतलब आप जब फुटबॉल खेलेंगे तो आपको बहुत डोल डोल के फुटबॉल खेलना पड़ेगा। तो फुटबॉल से रिलेटेड हो गया शहडोल, और डोलने के साथ साथ आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत विचार के साथ खेलना पड़ेगा कि हमें जो बॉल है वो किस डायरेक्शन में ले जानी है। तो विचारों के साथ डोल डोल के खेलना पड़ेगा फुटबॉल। तो मिनी ब्राजील जो है कौन सा कहलाएगा, शहडोल जिले का आपका विचारपुर गांव। ठीक है, ऐसे जो क्वेश्चन है जब टफ बनाना होता है एमपीपीएससी को तो ऐसे क्वेश्चन रख देती है जो करंट में थोड़ा सा चल रहे होते हैं। ठीक है, और अगर कहीं पे एक दो बार नाम आ गया या किसी गवर्नमेंट ने कुछ चीजें वहां पे बता दी कि हाँ बहुत अच्छा प्रमोट हो रहा है, तब तो बिल्कुल चांसेस हो जाते हैं कि ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएं। ठीक है, याद रखिएगा शहडोल में विचारपुर गांव, जहां पे मिनी ब्राजील कह रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोग फुटबॉल में इंटरेस्ट ले रहे हैं और बहुत आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, फिर कोहबर और छठ किस क्षेत्र के परंपरागत चित्र हैं या लोक चित्र है? कोहबर एंड छठ आर ट्रेडिशनल पिक्चर ऑफ विच रीजन? यहाँ पे पिक्चर की जगह यहाँ पे आपका पेंटिंग हो गया, पेंटिंग। ठीक है, चित्रकला की बात कर रहे हैं यहाँ पे, चित्रकला। तो किस इलाके की लोक चित्रकला है ये आपकी? कोहबर और पेंटिंग, कोहबर और छठ। जो आपके बघेलखंड वाले होंगे ये जरूर जानते होंगे, क्योंकि मेरे मतलब मैं बघेलखंड की हूं तो मेरे घर में ये मैंने कोहबर भी बनते हुए देखा है और मैंने ये छठ बनते हुए भी देखा है। जहां पे छठ या छठी आप जिसको बोल लीजिए, तो कोहबर जो है वो किससे रिलेट हो गया, आपके विवाह वाले से। जब भी शादी वगैरह होती है तो कोहबर बनाते हैं। और जो आपका छठ है, ये जो आपका छठी है, छठी जो रखते हैं,
तो मेरी दादी रखती है किसके लिए, पापा के लिए, मतलब जन्मदिन पे रखती है, पापा के लिए, मेरे भाई के लिए। तो ये जो आपका छठी है किससे रिलेटेड हो गया, ये रिलेटेड हो गया जन्मदिन से रिलेटेड। मतलब किसी का बर्थडे वगैरह होता है तो फिर छठी रखी जाती है। तो ये हो गया आपका, याद रखिएगा कोहबर और छठ या छठी रिलेटेड है बघेलखंड वाले एरिया से, ठीक है। तो हो गया बघेल, कोहबर, छठ, और कोहबर आपका विवाह से रिलेटेड हो गया, छठी आपका जन्मदिन से रिलेटेड हो गया, ठीक है। अच्छा, ये मेरे इलाके में ऐसे मतलब मेरे घर में ऐसा करते हैं, तो ये याद रखिएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बता रही हूँ। आपको बस इतना याद रखना है कि ये बघेलखंड वाले इलाके से संबंधित है, कोहबर और छठ। आपका लोक चित्रकला और मतलब जितनी भी लोक नृत्य, लोक नाट्य, जनजाति के साथ ही आपको कुछ एक्स्ट्रा वहां पे फैक्ट भी याद करने हैं ना, जनजाति के अलावा भी, तो वो भी आप याद रखिएगा कि कौन कौन से फैक्ट अलग से आपको पढ़ने हैं। फिर सही सुमेलित नहीं है, नॉट करेक्टली मैच। फिर यहाँ पे एक तरफ आपको क्या मिलेगा, एक तरफ मिलेगा आपको उपजाति, उपजाति, और एक तरफ आपको मिलेगी यहाँ पे उसकी मुख्य जनजाति। ये क्वेश्चन मैं आपको मतलब ऐसे क्वेश्चन की कौन सी उपजाति है और किस जनजाति से संबंधित है काफी सारे कराती रहती हूँ, जिससे आपको मतलब सुनते सुनते वो नाम बिल्कुल दिमाग में बैठ ही जाए कि हाँ ये हम बार बार पढ़ चुके हैं। जैसे कि हो गया आपका बिझवार, बिझवार है विंध्याचल वाले इलाके में जो रहते हैं आपके बैगा, तो ये कहलाते हैं आपके बिझवार, ठीक है, या बिंधवार, विंध्याचल वाला जो आपका इलाका है ना उसके वजह से। फिर बंदोरिया, बंदोरिया आपको पता है जो पचमढ़ी वाले इलाके में कोरकू रहते हैं, पचमढ़ी, जो आपका काकू था वो अपने बंदर के साथ पचमढ़ी घूमने गया था, बंदरिया के साथ, ये ऐसे मैंने कुछ रिलेट करवाया था। तो ये आपका पचमढ़ी घूमने जा रहे हैं, बंदरिया, बंदोरिया कौन किससे संबंधित है, कोरकू जनजाति से संबंधित है, ठीक है। फिर ये हो गया कुरूख, कुरूख जो है वो उराव से है, कुरूख मतलब यहाँ पे आप कुरूप से भी कर सकते हैं, लेकिन यही हो जाता है कि किसी ना किसी को फिर इश्यू हो जाता है कि मैं वहां पैसे मतलब कैसे बोल रही हूँ उराव जनजाति को या किसी भी जनजाति को आप ऐसे कैसे बोल रही हैं। तो इसलिए मैं बोलूंगी कि मैं कोई भी ट्रिक नहीं बनाऊंगी यहाँ पे, आप कुरूख का कुछ अपने हिसाब से सोच लीजिएगा जो कि उराव जनजाति से रिलेटेड है। फिर आता है प्रधान, प्रधान जो आपका है वो भील से रिलेटेड नहीं है, ठीक है, तो ये सही सुमेलित नहीं हो गया। प्रधान जो है आप किस में पढ़ते हैं, आप गोंड जनजाति में पढ़ते हैं, याद रखिएगा। अगर आपको बहुत कठिन कठिन वाले नहीं पता है तो सबसे पहले देखिए इजी वाला, कि भील की तो हमें पता होती है, हमें गोंड की पता होती है, जैसे भील की होगी भिलाला, तड़वी भील, ये सारी चीजें आपको पता होती है। गोंड की आपको प्रधान पता है, उसके अलावा जैसे आपको अगरिया पता है, अगरिया पता है आपको, कोयला भूतिस पता है, कोयला भूतिस, ठीक है, कोयला लगा के भूतिस बना हुआ है, भूत बना हुआ है। इसके अलावा 16 हस पता है आपको, 16 हस जो कि बढ़ाई वाला काम है, 16 हस अगरिया आपका लोहे वाला काम। तो आपने चीजें पढ़ रखी हैं, राजगोंड, धुरगोंड, तो जो चीजें आपको पता है आप उससे थोड़ा सा एलिमिनेट करने की कोशिश किया करिए सबसे पहले, ठीक है। तो ये हो गया आपका बिझवार, बिंधवार, जो भी आप कहें बैगा जनजाति से रिलेटेड है। बिझवार जो है बैग लेके रखा है, बंदोरिया बंदर को लेके हम कहाँ गए थे, पचमढ़ी घूमने गए थे। कुरूख हो गया आपका उराव जनजाति से रिलेटेड, प्रधान हो गया गोंड जनजाति से रिलेटेड, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन करें, सिलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। पंचायती राज संस्था को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने की सिफारिश एलएम सिंघवी समिति द्वारा की गई थी। द रिकमेंडेशन टू प्रोवाइड कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन टू द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन was made by the एलएम सिंघवी कमिटी। यहाँ पे आपको जो मध्य प्रदेश में पंचायती वाला सेक्शन है वहां पे ऐसे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि हम किसकी बात करते हैं, हमने पूरे देश में क्या किया था, पंचायती राज व्यवस्था लागू की थी। तो जो आपकी समितियां हैं वो जो पूरे देश में चल रही थी वो हमारे मध्य प्रदेश के लिए भी जरूरी है। जैसे आपका एलएम सिंघवी, याद रखिएगा जो आपके ये एलएम सिंघवी जी थे, सिंघवी जी जो थे उन्होंने सबसे पहले बोला था कि हमें कॉन्स्टिट्यूशनल उसको क्या देनी चाहिए, मान्यता देनी चाहिए पंचायती राज व्यवस्था को, तभी वो स्ट्रांग हो पाएगी। उसके अलावा जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति द्वारा की गई थी। द 3 टायर पंचायती राज सिस्टम वाज रिकमेंडेड बाय द बलवंत राय मेहता कमिटी। ये भी आपका बिल्कुल सही है। सबसे पहले आपकी बलवंत राय मेहता समिति बनाई जाती है और 1952 में जब ये रिकमेंड करती है कि त्रिस्तरीय आपका पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए, तो यहाँ पे जो आपका राजस्थान है, नागौर जिला राजस्थान में जवाहरलाल नेहरू जी जाते हैं और वो फिर इस्टेब्लिश करते हैं क्या, आपका
पंचायत इस्टेब्लिश करते हैं, ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था। तो सबसे पहले कहाँ पे होती है? बलवंत राय मेहता समिति के रिकमेंडेशन पे सबसे पहले कहाँ पे होती है? राजस्थान में होती है, याद रखिएगा। फिर तो आपका जब अमेंडमेंट होता है तो उसको लागू करने वाला जो पहला राज्य था वो था आपका मध्य प्रदेश, ठीक है। तो जब अमेंडमेंट हो गया उसके बाद जो राज्य था वो है मध्य प्रदेश, लेकिन जो आपकी पहली रिकमेंडेशन थी बलवंत राय मेहता समिति की, जिन्होंने बोला था त्रिस्तरीय के लिए, उसको लागू करने वाला पहला राज्य था आपका राजस्थान। सत्य कथन बताना है तो यहाँ पे हो गया 1 और 2 दोनों सही हैं, ठीक है। सिंघवी जी ने याद रखिएगा बोला था कि आपको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल क्या देना चाहिए, इसको मान्यता देनी चाहिए आपके पंचायती राज संस्था को। उसके अलावा एक आप पढ़ेंगे अशोक मेहता समिति। अशोक ने क्या बोला था या मेहता साहब ने क्या बोला था? आपके तारक मेहता। तो ये मेहता साहब ने क्या बोला था कि हमको 2 स्त्री रखना चाहिए, तो इन्होंने 2 स्त्री की ही बात करी थी, बलवंत राय ने त्रिस्तरीय की बात करी थी। और फिर हम देख रहे हैं आज के टाइम पे भी त्रिस्तरीय व्यवस्था पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में देखने को मिलती है, ठीक है। तो सबसे पहले किसने दिया था? बलवंत राय मेहता समिति ने। फिर असत्य कथन बताइए, टेल द रॉन्ग स्टेटमेंट। रीवा राज्य के दीवान दीनबंधु पांडे, हमारे पांडे जी जो थे, 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। दीनबंधु पांडे, दीवान ऑफ रीवा स्टेट, रेबल्ड अगेंस्ट द ब्रिटिश इन द रेवोल्यूशन ऑफ 1857। फिर 1859 में नागपुर सम्मेलन में इन्हें बहादुर की उपाधि दी गई थी। ही वॉज गिवन द टाइटल ऑफ बहादुर इन द कानपुर कॉन्फ्रेंस इन 1859। अब आपको दिख रहा है कि ये दोनों जो आपके ऑप्शन हैं वो बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी है, बिल्कुल अपोजिट है। एक में हम कर रहे हैं विद्रोह किया था, एक में हम कह रहे हैं कि बहादुर की उपाधि मिली थी। आपको भी पता है कि ब्रिटिशर्स ये उपाधियां कब देते थे? जब उनके लिए कोई अच्छा काम करता था, मतलब प्रसन्न होकर देते थे। तो यहाँ पे बहादुर की उपाधि मिल सकती है या तो वो रिवॉल्ट कर सकते हैं। तो याद रखिएगा जो आपकी ये दीनबंधु पांडे जी हैं, जो आपके पांडे जी हैं दीनबंधु पांडे, इन्होंने बहुत मतलब पुरजोर समर्थन किया था किसका? अंग्रेजों का। अंग्रेजों का सहयोग किया था। अंग्रेजों का सहयोग किस वाले इलाके से? आपके रीवा वाले इलाके से। याद रखिएगा 1857 की मतलब आपके विद्रोह में रीवा वाले इलाके से कोई अगर सहयोग कर रहा था तो वो थे आपके दीनबंधु पांडे जी। इसीलिए प्रसन्न होकर अंग्रेज इन्हें क्या देते हैं? बहादुर की उपाधि देते हैं। तो आपका असत्य कथन हो गया केवल एक। 1857 की क्रांति क्यों जरूरी है? क्योंकि जहां एक तरफ हम पढ़ते हैं बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने अपना बलिदान दिया, वहीं हम ऐसे लोग पढ़ते हैं जो बिल्कुल अंग्रेजों का बहुत स्ट्रांगली क्या कर रहे थे? सपोर्ट कर रहे थे। जैसे एक हो गया आपके पांडे जी, रीवा के पांडे जी हो गए जो क्या कर रहे थे? सपोर्ट कर रहे थे। उसके अलावा एक आपको मिलेगा लड़ई सरकार या लड़ई बाई का नाम, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। ये किसमें थी? जब बुंदेलखंड विद्रोह चल रहा था तो इन्होंने बड़ा सपोर्ट किया था अंग्रेजों का, 1842 वाला जो आपका बुंदेलखंड विद्रोह था। उसके अलावा बात करें किसकी? 1857 की क्रांति में, तो एक आपको मिलेगा नाम सिकंदर जहां बेगम का। ये सिकंदर जहां बेगम ने भी वैसे तो पढ़ाई लिखाई के लिए अच्छे काम किए थे आपके भोपाल रियासत में, लेकिन 1857 की क्रांति में बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था किसका? आपके अंग्रेजों का। तो ये हो गई किसकी? भोपाल रियासत वाली, भोपाल रियासत। सिंधिया और होलकर ना ही ज्यादा सपोर्ट कर रहे थे, ना ही ज्यादा मतलब अगेंस्ट में जा रहे थे, अपना छुप छुपा के घूम रहे थे यहाँ वहां। लेकिन ये जो है ये मतलब अंग्रेजों के साथ लड़ रही थी कुचलने के लिए, विद्रोह को दबाने के लिए, ठीक है। तो लड़ाई सरकार, इसके अलावा आपके दीनबंधु दीवान, इसके अलावा आपके सिकंदर जहां बेगम, नाम याद रखिएगा इन सबके, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट हो गया आपका छिंदवाड़ा जिले में कृषि वैज्ञानिकों द्वारा मक्का की, क्योंकि आपको पता है वहां कॉर्न सिटी आपकी है ना, कॉर्न सबसे ज्यादा हो रहा है, मक्का की कौन सी नई किस्म विकसित की गई है? विच न्यू वैरायटी ऑफ मेज हैज बीन डेवलप्ड बाय एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट इन छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। अब मक्का की यहाँ पे आपको बतानी है, ये भी आपका किससे रिलेटेड हो गया? आपका करंट से रिलेटेड हो गया ये भी टॉपिक। करंट से सतलज जवाहर गांधी अप्सरा, याद रखिएगा ये है आपका जवाहर मक्का, ठीक है। आपका एक बार पूछा हुआ था अल्फांसो और कौन से मतलब आम का कौन सा संकर करने के बाद कौन सा आम बनता है या नया नाम क्या है उसका, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो याद रखिएगा ये आपके करंट वाले जो क्वेश्चन है ना, स्पेशली मध्य प्रदेश वाले, ये तो फिर जरूरी हो ही जाते हैं। मक्का की हो गई जवाहर मक्का। उसके अलावा जो हमारे फसलें हैं, फसलें हो गया, या फिर हम बात करें किसकी? फ्रूट्स वगैरह की। फ्रूट्स मतलब आपका हो गया फल, जैसे हो गया आपका संतरा, तो संतरा हमारे यहाँ सतपुड़ा संतरा जो है,
सतपुड़ा, संतरा, छिंदवाड़ा वाला। तो ये जो आपके नाम होते हैं ना, सतपुड़ा, संतरा, फसलों में बात करें तो फसलों में हो गया जैसे आपका शरबती गेहूं, शरबती गेहूं। तो ये जो नाम है आपको ये जरूर याद रखें कि कौन कौन से चीजें फेमस है। शरबती गेहूं हो गया, गेहूं में चिन्नौर चावल हो गया। उसके अलावा संतरा हो गया जैसे आपका सतपुड़ा संतरा हो गया। तो ये सारी चीजें क्या करनी है, आपको याद रखनी है। लहसुन के लिए हमारा मतलब बिल्कुल किसकी तरह है, वो उसकी तरह सिल्वर की तरह दिखती है, तो उसको हम उससे रिलेट करते हैं। उसके अलावा आपकी जो आलू है इंदौर वाली, वो काफी ज्यादा फेमस है। तो जो भी नाम होते हैं पर्टिकुलर रीजन में उसके, और जिस नाम से वो फेमस होते हैं, वो जरूर आपको पढ़ने हैं। साथ ही साथ जैसे ये हो गया आपका मक्का, मक्का का हो गया आपका जवाहर, याद रखिएगा नेहरू जी के नाम पे है आपका जवाहर मक्का, जो हमने कहाँ पे रखा है, छिंदवाड़ा वाले इलाके में हमने जो अभी नई वैरायटी खोजी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। आई होप सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और ऐसे ही हम छोटे छोटे क्वेश्चन, थोड़े थोड़े क्वेश्चन लेके आपका पूरा का पूरा रिवीजन करवा देंगे मध्य प्रदेश का, और साथ ही साथ ट्रिक भी देखते जाएंगे जहां पे जरूरत पड़ेगी। आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ रही है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।